नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषिकाय प्रसितान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जिघाना यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। Good morning to everyone present over here. Myself, Isha Raman Srivastav of BAMS Shushuta batch, and today I am here to welcome you all on the inauguration ceremony of transitional curriculum of Bhagbat batch of Guru Gorakshnath Institute of Medical Sciences, as well as for the inauguration of Faculty of Pharmaceutical Sciences. It is an immense pleasure to welcome you all on the behalf of Guru Gorakshnath family on the first day of Foundation Week ceremony of 2023-24 batch. In a student's life after school, college is yet another the most essential part, highlighting the importance of college life and the enthusiasm that ones need. With this, I would like to present few lines. Believe in yourself. Believe in your capacity to do good and great things. Believe that no mountain is so high that you cannot climb it. Believe that no storm is so great that you cannot weather it off. Believe in yourself. It is indeed a moment of gratification to reshare our pledge and devotion towards our institution. I am thankful to all for being the essential part of this decorum. With this note, I would like to call Naveen Parvat on the podium to continue with the curriculum. धन्यवाद ईसा जी। इस क्रम में दीक्षा पाठचर्या समारोह के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हम सबके अभिभावक स्वरूप माननीय मेजर जनरल डॉक्टर अतुल कुमार वाजपेयी जी का, जो महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कृपया मंच पे आकर स्थान ग्रहण करें। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रोफेसर डॉक्टर गिरेंद्र सिंह तोमर जी उपस्थित हैं। वर्ष 1984 से 2016 तक आपने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी एवं लखनऊ स्थित राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों में लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, प्राचार्य एवं डीन के रूप में 34 वर्ष तक राजकीय सेवा की। वर्तमान में विश्व आयुर्वेद मिशन के संस्थापक अध्यक्ष एवं आरोग्य भारती की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल ने महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर की कार्य परिषद के सदस्य के रूप में भी नामित किया है। डॉक्टर तोमर आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के सम्मानित गुरु भी रहे हैं। आज हमें आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है। मैं आपका पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कृपया मंच पे आकर स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य महोदय डॉक्टर मंजूनाथ NS जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच माननीय प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत सिंह, प्राचार्य फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, इनका फार्मेसी में 16 वर्षों से भी अधिक शिक्षण अनुभव रहा है, जिसका हमारे नव आवंटित डी फार्मा एवं बी फार्मा के छात्र एवं छात्राओं को महोदय का लाभ मिलेगा। मैं आदरणीय डॉक्टर शशिकांत सिंह जी से निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पर आएं और मंच की शोभा बढ़ाएं। इसी क्रम में क्रिया शरीर विभाग की सह प्राध्यापिका
एवं वाग भट्ट सत्र 2023-24 की कक्षा समन्वयक महोदय डॉक्टर पीयूष वर्षा जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कृपया मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। A lamp does not speak, it introduces itself through its light. Achievers never expose themselves, but their achievements expose them. Darkness cannot be wiped out by blackness, only a bright light can accomplish it. In the same way, let us hope that the light of education wipes out the darkness of injustice, aggression, and division in the society and lead us towards the growth, liberty, and equality. Light symbolizes knowledge, especially the knowledge of Dharma, and therefore it's crucial that we begin this auspicious occasion by lighting the lamp. For this, I would like to encourage our honorable authorities to kindly come forward for lamp lighting ceremony. शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योति परं ब्रह्मा दीपज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापं दीपज्योति नमोऽस्तुते। National anthem. I request everyone to stand on their respective places for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। I request Vandana girls to come on the stage for prayer. फोन खोलो फोन खोलो। धन्वंतरी वंदना। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरवन्द्यमानं
वन्दित पाद्य पद्मम् लोके जरारुक् भयमृत्युनाशम् धातारमीशं विविधौषधीनां चम्योम माता मणिमारिवहिनी पंच प्रपंचात्मक देह भाजम संताप संपात जराज्वरांकम नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् नवीन नीलमुदिकान्तिकान्तं शान्तं हरे द्वादशमाख्यमूर्तिं मूर्तिं सतानां सुमिनोर्यथाना नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। सरस्वती वंदना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे। हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। प्रार्थना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जो सही पथ दिखाने का कार्य करती है। प्रार्थना समूह का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय कुलपति महोदय से आदर अनुरोध करता हूं कि कृपया मुख्य अतिथि जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। Now, I would like to invite our respected principal, Dr. Manjunath N.S. Sir, on the stage to welcome you all with his generous words. सुप्रभातम। ओम श्री धन्वंतरायम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। I'm very happy to see I'm welcoming that on our BMS third
batch, the academic session 2023-24 batch. On this occasion, our chief guest, Dr. G.S. Tomar sir, I'm welcoming you of this program for the transitional curriculum for the inaugural function of chief guest. Sir, welcome you, sir. और माननीय कुलपति जी, मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर सर, वेलकम सर। आप ये इसी कार्यक्रम का जो इनाग्रल फंक्शन के लिए आपका भी बहुत बहुत this year we got that on permission for that on B Pharma and D Pharma. For this our प्राचार्य is डॉक्टर शशिकांत जी, सर को भी वेलकम करना चाहता हूँ ये इसी प्रोग्राम के लिए सर, फॉर इनाग्रल फंक्शन। और एक हमारा जो सारे फैकल्टीज and my dear students and the parents, dear parents, so welcome for this function, so inaugural function of this session 2023-24 batch. Welcome. And our deans है जो डिपार्टमेंट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस और डीन ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, जो उनको भी हमने जो सभी ऑन बिहाफ ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन आई एम वेलकमिंग यू सर। And after this we are going to start that an inaugural function. We start with that our GS Tomar sir, that जो उनका गेस्ट के साथ हमने जो शुरू करेंगे, ऐसा लगातार 15 दिन तक ये चलेगा आपका ट्रांजिशनल करिकुलम। उसके बाद एज पर योर सिलेबस द टाइम टेबल द क्लासेस इज गोइंग ऑन। सो थैंक यू। Thank you so much, sir. Now I invite Komal Gupta for a welcome song. सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणति भावे व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं। प्रणति भावे व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं। शब्दपुष्पैराचरामः श्रीमतामभिनन्दनम्। प्रणति भावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं। प्रणति भावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय। अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय। प्रीतिकुङ्कुमक्षतैर्भावै समं तस्मिन् निधाय। प्रीतिकुङ्कुमक्षतैर्भावै समं तस्मिन् निधाय। नयनदीपै वयं कुर्मो नयनदीपै वयं कुर्मो मतिमता नीराजनम्। प्रणति भावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं। प्रणति भावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं। स्वागतं शुभवन्दनं। स्वागतं शुभवन्दनं। धन्यवाद। Thank you, Komal. Now, I would like to invite our chief guest professor, Dr. G.S. Tomar sir, who is such a brilliant leading personality, illuminating the night and pointing us in the direction of better tomorrow. Sir, I request you to enlighten us with your special words. मंजूराज जी, कितना टाइम देना है? 20 मिनट्स मिलेगा? 30 मिनट्स?
ओम श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदादि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। आज महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के इस भव्य प्राकृतिक छटा से उल्लसित इस प्रांगण में, इस सभागार में बैठे हुए इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति महोदय मेजर जनरल अतुल अवस्थी जी को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपके नेतृत्व में विश्वविद्यालय सफलता के उत्तुंग शिखर की ओर अग्रसर हो रहा है। इस महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर मंजुनाथ जी, जो अपनी एकेडमिक क्षमता के लिए भारतवर्ष में जाने जाते हैं, मैं उसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि हमारे संस्थान के विकास में चार चांद लगाने के लिए इस विश्वविद्यालय ने इनका चयन किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे इस महाविद्यालय में जो फार्मेसी सेक्शन खुला हुआ है, उसके प्राचार्य प्रोफेसर शशिकांत सिंह, जो कि काशी से ही हमारे पूर्व परिचित भी रहे हैं, हमारी आरोग्य भारती के कार्यक्रमों में निरंतर जुटे रहते हैं, उसके कार्यकारिणी का दायित्वधारी भी हैं। और आप अपनी क्षमता के चलते, अपने डेडिकेटेड एफर्ट्स के चलते जाने जाते हैं। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय का फार्मेसी डिपार्टमेंट आपके नेतृत्व में सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपके साथ वर्षा जी हैं और अमृत वर्षा, पीयूष वर्षा। तो पीयूष वर्षा नाम से ही है, पीयूष वर्षा जी जहां पर है वहां तो अमृत की वर्षा होना ही है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। इस महाविद्यालय की विद्वत फैकल्टी, मैं सबको गुरु के रूप में आप सब लोगों का नमन करता हूं और सबको मैं प्रणाम करता हूं कि इसी प्रकार से आप शिक्षा के दीपक को जलाते रहिए। और विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से एक चीज मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। याद रखिएगा कि आज से 50 वर्ष पूर्व मैंने विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया था, और हमेशा एक बात को गांठ बांध के रखिए। पहली बात यह कि जिस विधा का आपने चयन किया है, चाहे फार्मेसी का चयन किया है या आपने आयुर्वेद का चयन किया है, बीएमएस का चयन किया है, अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि ये विश्व की सर्वोत्तम विधा है। पूरा विश्वास अपने मन में जागृत कीजिए कि यू हैव सेलेक्टेड वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम इन द वर्ल्ड। दूसरी बात, आपने जिस विश्वविद्यालय का, जिस महाविद्यालय का चयन किया है, वो देश में सर्वोच्च महाविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठापित है। ये आप सौभाग्यशाली हैं, ये सोचने का विषय ही नहीं है। आप निश्चित रूप से एक ऐसे विद्यालय का चयन किए हैं जहां पर आपके कैरियर का उत्कृष्ट कोटि का निर्माण होने के लिए तैयार है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपको जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ये महसूस करिए, मन में बैठा लीजिए कि यही भारतवर्ष के सर्वोत्तम अध्यापकों में से एक है। ये भाव जब अपने आप जागृत करेंगे तो आपके अंदर जो आत्मविश्वास जागृत होगा तो निश्चित रूप से आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। दूसरी बात, ज्ञान का प्रश्न है। याद रखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम है। आपको पात्रता डेवलप करना है। ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान, असीमित ज्ञान इन लोगों के पास है। डॉक्टर प्रज्ञा को मैं देख रहा हूं, डॉक्टर शर्मा को देख रहा हूं, सारे फैकल्टी मेंबर्स ज्ञान से पूर्ण हैं। आप पात्रता डेवलप करिए। आपको ज्ञान की पिपासा को शांत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको अर्जुन की तरह पात्रता डेवलप करनी पड़ेगी, जिज्ञासा लानी पड़ेगी। और प्राध्यापकों को भी मैं कहना चाहता हूं कि गुरु का यह धर्म होता है कि विद्यार्थी की हर जिज्ञासा को पूरा करे। दूसरी बात, आपके अंदर इस विधा के संदर्भ में पहली बात दिमाग से बैठा लीजिए कि कोई कॉम्पिटिटिव भावना से बात नहीं करना है, किसी कॉम्प्लेक्स में जिंदा नहीं रहना है। आप ये महसूस करिए कि विश्व की सारी विधाएं की अपनी शक्ति होती है, अपनी मर्यादाएं होती हैं। ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज गॉट इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। किसी को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है। वी मस्ट वर्क एज ए कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, नॉट एज ए कॉम्पिटिटर। एलोपैथी की अपनी सीमाएं हैं, आयुर्वेद की अपनी सीमाएं हैं, हर विधा की अपनी सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं के आधार पर आप करिए, आप महसूस करेंगे, हमेशा आप प्रसन्न रहेंगे
और कॉम्पिटिटिव भावना दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी बात, आज के परिदृश्य में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वेद विश्व वांग्मय के प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में स्वीकार्य हैं। दे आर सपोज टू बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिटन टेस्टिमनी ऑफ नॉलेज। अथर्ववेद का उपांग होने के नाते आयुर्वेद की प्राचीनता स्वयं स्वीकार्य है। यह विधा विशेष रूप से केवल जो है चिकित्सा पद्धति नहीं है। आयुर्वेद इज नॉट मियरली अ सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, इट इज सपोज टू बी आइडियल वे ऑफ लाइफ। एक जीवन शैली है, जीवन दर्शन है, किस प्रकार से हमको जीवित रहना है, किस प्रकार से हमें काम करना, हाउ टू बिहेव विद योर पेरेंट्स, हाउ टू बिहेव विद योर टीचर्स, हाउ टू बिहेव विद योर पेशेंट, एवरीथिंग इज रिटन इन आयुर्वेदिक टेक्स्ट। तो यह विधा मात्र चिकित्सा पद्धति नहीं है, एक जीवन दर्शन है। दूसरी बात, इट इज पेशेंट ओरिएंटेड। वी आर नॉट ट्रीटिंग अ डिसीज इटसेल्फ, व्हाट वी आर डूइंग, we are treating an individual as a whole. That's why it is supposed to be holistic method of the treatment. Holistic method of the treatment के चलते, holistic approach के चलते आज विश्व की समस्त चिकित्सा पद्धतियां आयुर्वेद की ओर देख रही हैं। जहां तक सवाल आयुर्वेद का है, रोग माधव परिच्छेद है ततो अनंतर औषधम। हम जो है इंडिविजुअलाइज हमारा ट्रीटमेंट है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कैन नॉट बी ट्रीटेड विद द सेम एंगल। We have to analyze one's constitution and temperament, and then we have to recommend the medication accordingly. That is very important issue. जैसा कि आप जानते हैं, कोई कॉन्स्टिपेशन का रोगी आता है तो हम कहते हैं कि तुम केवल 2 दूध में मुरक्का और 2 अंजीर डाल के लीजिए, पेट साफ हो जाएगा। दूसरे रोगी को कहते हैं इससे काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा हरित की चूर्ण लेना है। तीसरे को कहते हैं आपको त्रिफला लेना है। चौथे को कहते हैं आपको पंचशकार लेना है। ये सारी चीजें इसलिए कि आपको किसी व्यक्ति विशेष के इंडिविजुअलिटी, इट इज इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन। हर व्यक्ति को एक एंगल से आप ट्रीट नहीं कर सकते। ये आयुर्वेद का संदेश है, ये सबसे बड़ी ब्यूटी है। योग मासाम तो योग विद्यात देश कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम बीच सगयो विश्वोत्तमा। इसके लिए चरक संहिता, चरक इज सपोज्ड टू बी फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। चरक संहिता आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें लिखा है तत्र प्रकृतस्य विकृतस्य सारतस्य संगनन्तस्य सत्वतस्य सात्वतस्य वयश्चेति 10-fold examinations are described. After following the 10-fold examination, you can directly detect, establish a particular type of the constitution and temperament. Then only you will have to suggest the medications. This is the beauty of Ayurveda. एक और महत्वपूर्ण बात, आज आप लोग जिस परिवेश में सामने आ रहे हैं तो आपने महसूस किया होगा, एंटीबायोटिक के चलते आप सोचते हैं, हमारे विद्यार्थी कॉमन प्रश्न करते थे जब मैं अध्यापक था कि हमारे यहां एंटीबायोटिक का वर्णन क्यों नहीं किया गया। माय डियर फ्रेंड्स, वी बिलीव इन प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, जिसके लिए आज पूरा विश्व प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक की बात कर रहा है। एंटीबायोटिक के संदर्भ में हमारी बातों का मानना है, हमारा मानना है। ऐसा नहीं है कि हमारे महर्षियों को इन्फेक्शियस डिसीजेज के बारे में जानकारी नहीं थी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अवस्थी साहब वेस्टर्न मेडिसिन के चिकित्सक बाद में है, पहले ये भारतीय है। और भारतीय होने के नाते इनको गर्व होना चाहिए कि हमारे वो भारतीय विधा संपूर्ण विश्व में आराध्य है। जिस समय कोई पाश्चात्य जगत चिकित्सा के संदर्भ में एबीसीडी नहीं जानता था, उस समय संपूर्ण विज्ञान के रूप में यह विधा प्रतिष्ठापित थी। तो हमारे महर्षि बताते हैं, प्रसंगात गा संस्पर्शा निश्वासा स भोजनात् स शय्यासनाश्चैव बाल्यानुलेपनात् कुष्ठम जरम च शोषश्च नेत्रा विष्यन् देव च अपसर्गे रुवास संक्रामक नरानरम। They have described the mode of spread of infectious diseases. It means they are fully aware regarding the concept of the contagious diseases. In spite of that, they have not described the concept of the antibiotics. 4 बीमारियों का नाम भी दिया, कुष्ठ, लेप्रोमेटस लेप्रोसी, ज्वर, फीवर, इन्फेक्शियस फीवर, कोस, ट्यूबरकुलोसिस एंड कंजंक्टिवाइटिस। ये एग्जाम्पल दिया। इसका मतलब उनको जानकारी थी और एंटीबायोटिक के बारे में क्यों नहीं बताया। जस्ट आई एम हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। उनका मानना था
कि ध्रुव चतुर्नाम सानिध्यात् गर्भ स्यात् पूर्वक ऋतु क्षेत्राम बीजानाम सामग्र्यादम पूर्व था। किसी बीज को अंकुरित होने के लिए 4 चीजें चाहिए। सीजन मस्ट बी प्रॉपर, क्षेत्र फील्ड मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, देयर मस्ट बी प्रॉपर वाटर सप्लाई, एंड बीज सीड मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी। अगर किसी सीड को हम यहां डाल देंगे टाइल्स के ऊपर तो कभी अंकुरित नहीं होगा। तो उनका मानना था एनी पैथोजन माइक्रोब कैन एंटर इन द बॉडी टिल योर इम्यूनिटी इज अप टू मार्क, इट इज नॉट कंप्रोमाइज्ड, it is not can I say inadequate, the multiplication of particular pathogen will not be there till these microbes will not multiply and not reach up to desirable number, there will be no disease at all। कोरोना कालखंड में आपने महसूस किया होगा, आपने देखा होगा कि कोरोना में 3 लोग ड्यूटी करने वार्ड में गए, एक को कोविड पॉजिटिव हो गया, कोई लक्षण नहीं आए, एक को कोविड नेगेटिव रहा, वो तीसरे को कोविड पॉजिटिव हुआ, वेंटिलेटर पे जाना पड़ा, उसकी डेथ हो गई। ऐसा क्यों? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टेटस ऑफ द इम्यूनिटी ऑफ दैट इंडिविजुअल। आयुर्वेद के शब्दों में इसको हम कहते हैं व्याधि क्षमत को। ओज तो हमारे यहां 3 तरह के रोगी हैं, उत्तम बल, मध्यम बल और हीन बल। तो ये हमारा आधार था, वही कारण था कि जिस समय कोविड कालखंड में हमारी डायरेक्टिव जारी किया गया भारत सरकार से, तो हम लोगों ने जो क्वाथ प्रयोग किया, आयुष क्वाथ, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मोर देन 67% पॉपुलेशन ऑफ यूएस यूज्ड आयुष क्वाथ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द कोविड-19। ये आरोग्य भारती के हमारे आंकड़ों ने बिल्कुल प्रूव किया है। और ये आप पब्लिक डोमेन में पेपर देखेंगे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में, तो यू कैन फाइंड 40,000 पेपर्स ऑन द एविडेंस बेस्ड अप्रोच ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकेमेंट्स। तो मित्रों, ये हमारा एक अप्रोच है, इसलिए हम किसी रोग की चिकित्सा करने के लिए वी आर नॉट गिविंग ए पर्टिकुलर एंटीबायोटिक फॉर द पेशेंट्स, वी आर ट्राइंग टू बूस्ट अप द इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी सो दैट दैट पर्टिकुलर पैथोजन विल बी not multiply, number 1, number 2 we can kill the this pathogen after boosting up the immunity of the body। उसके बाद भी if the patient is compromised immunity का patient है और उसको severe infection हो रहा है, better we are referring the patient to the western medicine to control the emergency management of the patient concerned। तो ये हमको जानना है, ये हमारी भी मर्यादाएं हैं। तो साथियों, ये एंटीबायोटिक के बारे में बताया गया। दूसरी बात, हम प्रकृति परीक्षा की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट इट्स ओन आइडेंटिटी, तो प्रकृति की हम बात करते हैं। आज वेस्टर्न मेडिसिन भी जीनोम थ्योरी की बात करना रहा है, जीनोम थ्योरी वेस्टर्न मेडिसिन भी चर्चा आज आपके सामने कर रहा है। तो साथियों, तो ये आयुर्वेद की विलक्षणता है। दूसरी बात, अब आपके सामने मैं बताना चाहूंगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को परिभाषित किया, और आपको ये जान के आश्चर्य होगा परिभाषा देने में स्वास्थ्य संगठन ने क्या कहा। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिसीजेज और इन्फर्मिटी। दिस वाज द प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ गिवन बाय WHO। आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया, समदोष है समाग्निश्चय समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थिति विधीयते। After going through this complete definition of the health, now the amendment of the definition given by WHO is done. Or now the current definition of the health is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being, not merely the absence of diseases or infirmity। ये प्रत्यक्ष प्रमाणित करता है प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना, आत्मा, इंद्रिय और मन की प्रसन्नता। देखिए, कबूतर भी इस आयुर्वेद से प्रभावित होकर के आपके मंच पर आके आपको सुनने के लिए आते रहे। आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये भी जो है वैदिक काल का कबूतर है। तो साथियों, आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य की परिभाषा में सुश्रुत ने कहा प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना, आत्मा, इंद्रिय और मन की प्रसन्नता भी जरूरी है भौतिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो आज संपूर्ण विश्व में चर्चाएं शुरू हो गई स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। जगह जगह सेमिनार्स हो रहे हैं, जिसके बारे में आयुर्वेद अग्रणी है, प्रारंभ से ये बात आपके सामने रख रहा है। दूसरी बात, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 4 मोटिव हैं, प्रिवेंशन, प्रमोशन, क्योर एंड रिहेबिलिटेशन।
जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो मित्रों आप देखेंगे आपको एक विषय पढ़ाया जाएगा स्वस्थ वृत्त, या हमारे प्राध्यापक बैठे हुए हैं। स्वस्थ वृत्त में जो कॉन्सेप्ट दिया गया, कॉन्सेप्ट ऑफ दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, सदवृत्त, आचार रसायन, कॉन्सेप्ट ऑफ धारणी अधारणी वेग, such type of the instructions are given. If you follow these principles, you can keep yourself away from the clutches of the different type of the dreaded diseases. तो ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ क्या होता है कि रात्रिचर्या में हम लोग आज इनमें से 90% बच्चे, मैं आज कह सकता हूं आपसे कि कोई 12 बजे के पहले नहीं सोता है, और 12 बजे भी सोना तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? आपको जो 5 फ्रेंड है ना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और क्या क्या है, फेसबुक, इन पे आप व्यस्त रह करके जो कार्य करते हैं उसकी वजह से आप रात्रिचर्या में, दिन में आप 8 बजे तक सोइए, 10 बजे तक सोइए, आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसमें नोबेल प्राइज मिल चुका है कि आप रात के अंधेरे में ही रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड। इसको फॉलो करते हैं अमेरिकन। मैं जब अमेरिका में व्याख्यान देने गया तो मैंने देखा कि रात को 8 बजे के बाद या तो इंडियन घूमता मिलता है या पाकिस्तानी। नेटिव अमेरिकन जो है वो रात को जल्दी सो जाते हैं, सवेरे जल्दी उठते हैं। हम कहते हैं वो फॉलो कर रहे हैं, तो हमको इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। दूसरी बात, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 हमारे यहाँ उपस्तंभ कहे गए हैं। क्या खाएं, क्या न खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं और कितना खाएं। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट डाइटेटिक्स का किसी विधा में आपको नहीं मिलेगा। यह कोरोना कालखंड में प्रमाणित हो गया कि पिज्जा, नूडल्स, बर्गर की संस्कृति से हट करके, जो जोमेटो और स्विगी से हट करके हमारे बच्चे घर की रेसिपी को खाना शुरू किए, स्वास्थ्य संबंधित हुआ, तमाम तरह की बीमारियों से बचे। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय के प्रयास से आज ये इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया 2023। तो हमको अपने खाद्य में, अपने भोजन में श्री अन्न, जिसको मोटा अनाज, जिसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने श्री अन्न नाम दिया, उसको अपने भोजन में समाहित करने की जरूरत है। बाजरा, ज्वार, सावा, कोदो, रागी, कुट्टू, चैना, कुटकी, रामदाना, इनका हम प्रयोग करें। हमारे तीज त्योहार में कुट्टू की पूड़ियां हम लोग खाया करते थे व्रतों में। तो ये सारा जो अन्न था ये बहुत ही उपयोगी था। ये आज हम वर्तमान परिदृश्य में बता रहे हैं, हमारे यहाँ क्षुद्र धान्य के रूप में इसका वर्णन किया गया है। तो मित्रों, इसका प्रयोग हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारा कोलन हेल्दी रहेगा, फाइबर रिच होता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इसलिए डायबिटीज के लिए पूर्ण होता है। तीसरी बात, ये जो है आपकी आपका इसके अंदर कोई वो नहीं है, जो सीलियक डिसीजेस वगैरह में जो एलर्जी हो जाती है, तो ये ग्लूटेन फ्री है, तो इसलिए कोई आपको एलर्जिक डिसऑर्डर होने की संभावना नहीं है। और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे रिचेस्ट होता है। आप देखेंगे रागी, जिसको मडुआ कहते हैं यहाँ पर, उसके अंदर 37 गुना कैल्शियम अधिक होता है देन दैट ऑफ द राइस एंड व्हीट। So that can be utilized for the supplementation of this calcium in the individuals, particularly females in the menopausal group and growing age children. That is very important. तो हमको अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, कितना खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, ये ध्यान रखना है। काल भोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सवेरे ब्रेकफास्ट करना है, इतने घंटे के बाद लंच करना है, समय पे भोजन करना, मात्रा के अनुसार भोजन करना, इसे कहते हैं मात्रा शीर्षात। ऋतु के अनुसार भोजन करना। आप जाएंगे, मैं अमेरिका गया तो मैंने देखा कि गर्मी के मौसम में, जिससे सर्दी के मौसम में, नवंबर दिसंबर में तरबूज हमको दिया गया। आज यहाँ भी कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई चीजें मिलती हैं। भगवान का भी जब पूजा करते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि ऋतु फल का भोग लगाइए। तो जो ऋतु में उपलब्ध साग सब्जी और फल हैं, वही आपके लिए सर्वोत्तम लाभदायक है, न कि कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ कोई फल। दूसरा, देश काल के अनुसार भोजन। आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं और साउथ इंडियन डिशेज को आप रोज प्रयोग नहीं कर सकते। साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडियन डिशेज को रोज प्रयोग नहीं कर सकते। चाइनीज और लेबनियन डिनर को यहाँ लाभदायक नहीं है। जिस परिवेश में आप रह रहे हैं वहां 100 किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध खान पान का आप प्रयोग करें, वो आपके लिए लाभकारी होगा। तो इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन हमारे शास्त्र में दिया गया है, जिसके आधार पर आप स्वस्थ रख सकते हैं। प्रमोशन ऑफ हेल्थ के लिए 2 स्वतंत्र अंग आयुर्वेद में है, रसायन और बाजीकरण। The रसायन drugs are supposed to be the drugs responsible for the boosting of the health of the healthy individual. ऑनलाइन जो मेरे लेक्चर्स हुए कोविड कालखंड में, करीब 500 से अधिक,
तो आज भी अमेरिका के, इटली के और ऑस्ट्रेलिया के लोग पूछते हैं कि आई एम हेल्दी, इज देयर एनी नीड टू टेक एनी मेडिसिन? यस, Ayurveda has got the description of the thousands and thousands of side effects are there. They can boost up the immunity or resistance of the healthy individual. आपके और समुन्नत करेंगे आपके स्वास्थ्य को। स्वस्थस्य ओजस कर्म यत्तु यदि वृश्चिम तत् रसायनम, उनका हम प्रयोग करें। तो प्रमोशन के लिए अश्वगंधा, बला, शतावरी, च्यवनप्राश, नंबर ऑफ द मेडिकेमेंट्स आर अवेलेबल। और कोरोना कालखंड में 70 साल के इतिहास में इतना च्यवनप्राश की बिक्री नहीं हुई जितना आगे 70 साल के इतिहास से बढ़कर के पूरे के पूरे थ्रू आउट द राउंड ऑफ द ईयर लगातार च्यवनप्राश की बिक्री हुई और मेडिकल स्टोर के डेस्क के गायब हो गया। तो इसका हमको प्रयोग करना चाहिए, ये हमारा एक बहुत बड़ा आधार है। तीसरा, क्योर ऑफ द डिसीजेज के लिए मैं लंबा समय नहीं लूंगा, केवल 3 डिसीजेज का नाम लूंगा। पहली डिसीज आपकी है डायबिटीज। मित्रों, माननीय वाजपेयी साहब के सामने, अवस्थी जी के सामने मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं विद्यार्थी था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, मैं एमडी कर रहा था, प्रारंभ से ही मेरी एक अप्रोच थी टू रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द पेशेंट ऑफ डायबिटीज, नॉट merely the objective of treatment, because in spite of sufficient glucose control with the insulin and other oral hypoglycemic drugs, its complications are inevitable. It is a version of WHO. There is not a single part of the body right from brain to kidney which is not affected with the dreaded complications of diabetes sooner or later. तो हमारा उद्देश्य क्या है? डायबिटीज itself is not a problem. Its complications are very hazardous. Diabetic retinopathy, neuropathy, myopathy, cardiopathy, nephropathy, every part is affected. तो हमारा लॉजिक ये भी है कि ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के साथ साथ में we have to maintain the integrity of the vital parts. That's why while we are prescribing Ayurvedic medicines, our objective is to maintain the integrity of the vital parts. We are using Basant Kusmakar Ras. Don't try to assess Basant Kusmakar Ras as an anti-hyperglycemic agent. It is supposed to be one of the best medicament to maintain the integrity of the vital parts. बॉम्बे मेडिकल कॉलेज के ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हेड ने, प्रोफेसर कोहली, ही वाज द डायरेक्टर ऑफ द आयुष महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उनके साथ में वर्क किया और ये देखा कि इरिवर्सिबल चेंजेस जो आईज में आ जाते हैं आपकी नेफ्रोपैथी में, रेटिनोपैथी में, they are reversible with the help of the Basant Kusmakar Ras. It was documented and a paper was published in the international journal. ये विलक्षणता आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में है। मैं एक इंटरनेशनल कन्वेंशन में पेपर पढ़ रहा था तो जापान के फिजिशियन ने कोट किया, टू रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द पेशेंट ऑफ डायबिटीज इज विनिंग ए बैटल एंड लूजिंग ए वार। तो हमको करना क्या है कि अपने वाइटल पार्ट्स को बचाना है, ये भी हमारा एक लॉजिक होना चाहिए। इसलिए आयुर्वेदिक मेडिकेमेंट्स को मैं क्या करता हूं, जो पेशेंट डायबिटिक्स होते हैं, मैं कहता हूं कि ग्रेजुअली यू कैन टेपर डाउन द डोज ऑफ द वेस्टर्न ड्रग्स, कीप द पेशेंट ऑन आयुर्वेदिक ड्रग्स, और अपना डाइटरी मेंटेन, आपको डाइट कंट्रोल करना है, रेगुलर टहलना है। और धीरे धीरे करके बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो मेरे केस रिपोर्ट्स पब्लिश हुए हैं, जिन पेशेंट्स का मैंने इंसुलिन तक विड्रॉ किया है आयुर्वेदिक मेडिकेमेंट्स के दम पर। इस बिना पर आपको विश्वास रखना है। एंड इन द केस ऑफ द कैंसर, पेशेंट रिफ्रैक्टरी फ्रॉम ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट जब आता है लौट करके, तो ये सोच के आता है कि नथिंग कैन बी डन, योर लाइफ स्पान इज नॉट मोर देन 2 months और 3 months। तब आयुर्वेद की चिकित्सा में जब आता है तो वो उम्मीद करता है कि आयुर्वेद से तो हम ठीक हो जाएंगे। डोंट मिसलीड द पेशेंट, इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ 40 years। व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट, हम हमेशा लोगों को बताते हैं, पेशेंट को बताते हैं कि वी कैन डेफिनेटली एड सम मोर प्रेशियस डेज, मंथ्स एंड ईयर्स इन द लाइफ ऑफ द पेशेंट। We will definitely improve quality of life. We will definitely minimize side effects of the chemotherapy and radiation therapy. It is proved. और मैंने लोगों को करके देखा है और मैं कर रहा हूं उन पेशेंट्स को जिनको प्रोग्नोस्टिकेट कर दिया गया था कि और लाइफ स्पान इज मोर देन 3 months 4 months। 8 साल से आज मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं। पेशेंट अपने आप कार ड्राइव करके आता है, दिखाने आता है, उसकी केस रिपोर्ट मैंने एंटीसेप्टिक में पब्लिश भी किया है। तो साथियों, मैं बताना यह चाहता हूं कि हमारी विधायक की भी सीमाएं हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ये हमें जानना चाहिए। We have got the wonderful role of the Ayurvedic medicaments in the chronic and intractable diseases. तीसरी, एलर्जी की बात कह के मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा कि एलर्जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप जाओगे किसी डॉक्टर के पास तो आपसे कहेगा एलर्जी जांच कराओ। तो जांच कराने के बाद आप देखते हैं कि आलू का छिलका, प्याज, 50 चीजों से एलर्जी आपकी निकलेगी। हाइपोसेंसिटाइज करा दिया, 6 महीने बाद फिर एलर्जी हो गई, नए 15 आर्टिकल्स और आ गए,
मैं जब वहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था तो एक रिसर्च कराया मैंने, मेरे अंडर में 2 PhD थीसिस हुई और मुझे कॉन्सेप्ट कहां से मिला, अगत तंत्र में विषकन्या का जो कॉन्सेप्ट आया है। आपने चंद्रकांता संतति पढ़ा होगा, विषकन्या का नाम सुना होगा। पुराने राजा महाराजा लोग बच्चों को प्रारंभ से ही, जन्म से ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष खिला करके विषकन्याएं तैयार किया करते थे। युवावस्था का आते आते वो इतनी विषाक्त हो जाती थी कि उनको सर्प से कटवा करके बिच्छू से डायरेक्टली कटाया जाता था, कोई पॉइजनिंग का साइन नहीं आता था। तो ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द एडेप्टेबिलिटी टू दैट पार्टिकुलर पॉइजन, तो मैंने सोचा जब विष जैसी चीज को हम साथ में बना सकते हैं तो हम अपने उन बच्चों को जिनको दूध से एलर्जी हो रही है, जिनको गेहूं और चावल से एलर्जी हो रही है, उनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसी एंगल पे मैंने रिसर्च कराया। आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट देखा तो कॉन्सेप्ट ऑफ द सात्म्य एंड असात्म्य, और देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ द असात्म्य सात्वीकरण, हाउ टू मेड इनकॉम्पिटिबल सब्सटेंसेस कॉम्पिटेबल टू द बॉडी, दैट इज सपोज टू बी एडेप्टेबिलिटी। ओ के साथ में एक शब्द आया, ओ के साथ में लंबे समय तक असात्विक चीजों का प्रयोग करते करते बॉडी जो है उसको सूटेबल बना देती है। नतीजा ये हुआ कि बागभट्ट ने एक लिखा है पादांशिक क्रम। मैंने शुरू किया उन बच्चों को जिनको एलर्जी होती थी, उनको ड्रॉपर से दूध दिया। मां कहती थी कि बच्चे को हम एक बार फीड करते हैं दूध से कम 6 घंटे तक परेशान हो जाता है, पेट ब्लॉट कर जाता है, दर्द होता है, बच्चा चिल्लाता है, लूज मोशन हो जाता है। उनको मैंने 5 ड्रॉप शुरू किया और ग्रेजुअली 21 दिन तक लगातार 5 बूंद रखा। उसके बाद में 10 बूंद किया, फिर 10 ml किया, फिर 20 ml किया, फिर 25 ml किया, 40 ml किया, और मैंने 5 महीने के इंटरवल में, 6 महीने के इंटरवल में 1.5 से 2 लीटर तक दूध पिलाया। बच्चों को कोई एलर्जिक सिम्टम नहीं आए। दिस इज सपोज टू बी द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद। वी कैन कंट्रोल सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिकेमेंट्स। मित्रों, एक बात और कहूंगा कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, उस इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को मैं क्रिटिसाइज नहीं करता। सारंगधर संहिता में 16वीं सदी में आचार्य सारंगधर ने जीवन को 10 दशकों में बांटा, 100 वर्ष की आयु को, और कहा कि बाल्यम वृद्धि छबिर मेधा तो दृष्टि शुक्र विक्रमौ और बुद्धि कर्मेंद्रिय चेतो जीवितम 10 वर्षे। ये 4-10 जो है बायो लॉस होता है। पहले लॉस में बायो वंश, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड और कॉर्पुलेंस, दूसरे में वृद्धि, तीसरे में ओज, चौथे में मेधा, ऐसे आपका ह्रास होता है। इनको पूरित करने वाली मेडिसिन अगर उस दशक में दे दी जाए तो उस दशक में होने वाले बीमारियों से आप बचा सकते हैं। आपने महसूस किया होगा, यही गोरखपुर में स्वर्ण बचाव और कास्परी का प्रयोग पहले दशक में किया जाता है। जिन बच्चों को जापानीज इंसेफेलाइटिस हो रही थी, या स्वर्ण प्राशन कराया गया, उसका प्रतिफल आपने देखा कि उससे हमें मुक्ति मिली। उसी प्रकार से चौथा दशक की बात करते हैं हम, मेधा की बात करते हैं, जो कि विद्यार्थियों को भी जरूरत है, टीचर को भी जरूरत है, और हमारे अधिकारियों को भी जरूरत है। हमारा अधिकारी घंटी बजाता है, चपरासी आ जाता है, पूछता है सर क्या काम है, जाओ हम भूल गए, क्यों बुलाया था याद नहीं आ रहा। महिलाएं वार्डरोब खोल के खड़ी हैं, पूछे क्यों खोला था, पता नहीं क्या निकाल ले आए थे, भूल गए। फ्रिज खोलना है, क्यों खोला है, कुछ निकाल ले आए थे, भूल गए। इस समस्या से दूर होने के लिए आयुर्वेद में 4 वेद रसायन बताए गए, याद रखिए, बच्चों के लिए विशेष रूप से। मंडूक पर्णी सरस प्रयोज्या क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम रसे गुलुच्चा समूल पुष्पा कल्क प्रयोज्या खल संग पुष्पी। ये 4 रसायन औषधियां हैं। मंडूक पर्णी माने ब्राह्मी, संग पुष्पी, गुलूची और मुलेठी। इन 4 में से 2 का भी प्रयोग करके देखिए, आप विवेकानंद की तरह एक पाठी हो जाएंगे। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा, संस्कृत से बहुत चिढ़ता था। हमारे गुरुजी ने कहा, प्रोफेसर शास्त्री जी ने, कि जब तक आप संस्कृत से हेट करोगे अच्छे विद्यार्थी नहीं बन सकते। इन मेडिसिन का मैं प्रयोग कर रहा हूं कंटिन्यूसली 50 साल से। मैंने 5000 श्लोक याद करके रखे, अभी आपको विद कॉमा फुल स्टॉप एंड पेज नंबर एंड लाइन नंबर बता सकता हूं। ये प्रभाव है आयुर्वेद औषधियों का, याद रखिए और अपने जीवन में उतारिए। ये जो है 2 मेडिसिन भी अगर आपने प्रयोग कर लिया, आप देखेंगे आपके अध्यापक कॉपी जांच समय आपको रिमार्क देंगे कि टीचर स्टूडेंट इज बेटर देन टीचर, एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। ये रिमार्क मिलेगा आपको, आप करके देखिए, प्रयोग करिए। तो ये आयुर्वेद की विलक्षणता, इसको हम प्रयोग करें। मित्रों, यहां पर हमारे फार्मेसी के विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं। चिकित्सा के 4 पाद होते हैं। विषक दिव्यांग उपस्थाता रोगी पांच चतुष्यम। विषक माने फिजिशियन हिमसेल्फ, द्रव्य मेडिसिन, दैट इज सपोज टू बी द सेकंड इंपॉर्टेंट
अब अपार्ट उपस्थाता एंड रोगी, माय डियर फ्रेंड्स, बिना औषधि के हम कुछ नहीं कर सकते। और मेडिसिन के बारे में मैं कहना चाहता हूं, बहुत बड़ा आपका सामने फील्ड पड़ा हुआ है। अमेरिका की पूरी इकोनॉमी मल्टीनेशनल कंपनी गवर्न करती हैं। फार्मास्यूटिकल जो हमारा साइंस है, इस साइंस की आज बहुत जरूरत है। हमको इनोवेशन के द्वारा नई नई मेडिसिन तैयार करना है। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, इसमें हम लोग काम करें। ये औषधियों की गुणवत्ता ही समाज में सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे चिकित्सकों का शस्त्र है। तो आपको अपनी योग्यता के अनुसार पूरे मनोबल के साथ आप फार्मेसी का अध्ययन करिए। बहुत अच्छे आपको टीचर्स भी मिले हैं और उसके आधार पर आप ये सिद्ध करिए कि भारतीय परिवेश में किस प्रकार से हम नए नए इनोवेटिव प्रिपरेशन तैयार करें, जो कि मार्केट में जाकर के वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद को प्रतिस्थापित करें और साथ साथ हमारी फार्मास्यूटिकल साइंस में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान हो सके। और अंत में मैं पुनः एक परिचय आप जी लोग हमारा देना भूल गए। लंबा चौड़ा परिचय दिया, वो सब कुछ नहीं है। मैं अपना परिचय दे रहा हूं। मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहता हूं। आज भी इस मंच से मैं विद्यार्थी की तरह बहुत सी चीजें सीख के जा रहा हूं। तो मैं आप सब लोगों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। वंदे वंदे वंदे। Thank you so much, sir, for your motivating words. Sankalp get manifested with devotion. When your devotion is strongly rooted, nature listens to you. With these words, I would like to call my friends for Sankalp Geet. शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसकी रज गण मात कर रहे, मलयागिरी के चंदन को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। राम कृष्ण की पावन धरती, जो शक्ति संचार करे। जन जन में बलिदान भावना, कूट कूट कर नित्य भरे। अर्जुन भीम शिवाजी जैसे, गुण निर्माण कराने को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। इस धरती पर जन्म लिया है, ये सौभाग्य हमारा है। इस पर ही हो जीवन अर्पण, ये उद्देश्य हमारा है। बार बार यह जीवन पाए, इस पर ही बलि जाने को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन भरत भूमि को,
अभिनंदन भारत माँ को। उत्तर में नगराज हिमालय, माँ का मुकुट सवारता। दक्षिण में रत्नाकर जिसके, पावन चरण पखारता। बुला रही है हर प्राणी को, गीता ज्ञान सुनाने को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसके रज गण मात कर रही, मलयागिरी के चंदन को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाएं जब सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुलपति महोदय को इस मंच पर आने का आमंत्रण देता हूं, ताकि वह अपने विचार प्रकट कर सके। प्रथम दिवस है और आप सबके लिए और विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। इस क्षण में आज हमारे साथ में डॉक्टर GS तोमर, प्राचार्य लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज हंडिया बैठे हैं। मैं आप उनका स्वागत करता हूं। मैं मंजूनाथ जी, जो आपके आयुर्वेद संकाय के प्रिंसिपल हैं, स्वागत करता हूं। मैं शशिकांत जी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, और पीयूष वर्मा जी को, जो पूरे संचालन कर रही हैं इस पूरे, उसको स्वागत करता हूं। सबसे अधिक खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि आज हमारे पास में BAMS के तीसरे वर्ष के बच्चे हैं और D फार्मा और B फार्मा के प्रथम वर्ष के बच्चे हैं। आप सबका इस विश्वविद्यालय के कैंपस में मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ में फैकल्टी मेंबर्स हैं जो हमारे साथ में आप सबको ज्ञान देंगे। मैं उन सबका बहुत बहुत नमन करता हूं, और सबसे अधिक नमन करता हूं पेरेंट्स का, जो अपने बच्चों के साथ में आए हैं और जो बच्चों को प्रेरणा देते रहेंगे कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। बहुत बहुत नमन आपको भी। देखिए, कहने को तो ये यूनिवर्सिटी 3 साल पुरानी है, 3 साल के 2 साल, अगस्त 2021 में आई थी। इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी ने किया था। लेकिन यदि इतिहास देखा जाए तो हम लोग स्वतंत्रता से काफी पहले के हैं। याद करिए 1925-1930 का वातावरण, जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। हर जगह पे हम भारतीयों को हे दृष्टि से देखा जाता था, और यहीं पे कुछ भारतीय अपने आप को दूसरे भारतीयों को कुचल के अपने को श्रेष्ठ बनाने लगे, तो जमींदार बन गए थे। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल चौपट थी। पढ़ाई का मतलब केवल एक था कि हिंदुस्तान को कैसे क्रश किया जाए।
किस तरह से भारतीय परंपरा को क्रश किया जाए। आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम पद्धतियों में से है जिससे मरीजों का इलाज होता है, लेकिन चूंकि अंग्रेजों को गुलाम लंबे समय तक बनाना था तो उन्होंने पहला काम यह किया कि आयुर्वेद को कुचला। अदरवाइज देखा जाए तो पूरे भारतीय महाद्वीप मतलब अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक का पूरा हिस्सा एक समय तक केवल आयुर्वेद पर निर्भर था। उसको हम लोग आपस की चीजों से लड़ा के ये बोल के कि साहब ये प्लेसबो इलाज है, इसका इफेक्ट नहीं होता है, दिखावे की, और ये अब संस्था ये चीज अभी तक चल रही है। ऐसा नहीं कि मतलब इस चीज से हम लोग उभर पाए हों, अभी भी कुछ हल्कों में बात होती है ऐसी गलत सलत। हमें इस ये यूनिवर्सिटी आप देखने में क्या है इसमें खास बात? इस यूनिवर्सिटी में कोई खास बात नहीं, इससे खास बात है आप लोग जिन्होंने यहाँ प्रवेश लिया है और आपको यहाँ की जो कल्चर है, जो पद्धति है, उसमें बहुत चेंज करने पड़ेंगे, जिससे कि पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आयुर्वेद फैल सके। आपको मालूम है 2010 में आयुर्वेद का टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपोर्ट केवल 8 बिलियन रुपए था, जो कि 2022 में बढ़ के 32 बिलियन रुपए हो गया। मतलब करीब 10 साल के अंदर 5 गुना बढ़ा। और ये तब है कि जब हल्की सी एक कोविड आया और उस कोविड ने एक हल्की सी पूछ थी, क्योंकि आयुर्वेद हम लोग के खून में बसता है। आज भी घर में कुछ होता है तो माँ कुछ इलाज बताती है और हम लोग करते हैं। हो सकता है वो आयुर्वेद पद्धति से अलग हो, लेकिन आयुर्वेद मतलब खून में बसता है, इसलिए जरा सा आप पूछ देंगे तो ये बहुत भारी चेंज लेके आ जाएगा। इसलिए आपको इनोवेशन के लिए बहुत स्कोप है आयुर्वेद में, जो कि आपको करना है। हम बहुत खुशी है हमको कि हमारे साथ में आज ही के दिन डी फार्मा और बी फार्मा के बच्चे आए हुए हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि फार्मा इंडस्ट्री पूरी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेल तक लेके किसी भी जगह पे इंट्रोडक्शन करने के लिए इन्हीं लोग बच्चों को डिपेंड करेगी। तो आपके पास में अब 2 हाथ हो गए, एक तो आपका खुद का हाथ है और एक फार्मा का हाथ है, जो कि हम चाहते हैं कि पूरी इंटीग्रेटेड तरीके से मेडिसिन को इस तरह से बनाई जाए कि हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना। ये मत कहो कि सब आयुर्वेद में ऐसा होता है और एलोपैथ में ऐसा होता है, वो अपनी अलग पद्धति है। आपके पास सबसे बड़ा ये है कि आपके खून में आयुर्वेद बहती है, आपके खून में सोचने की ताकत बहती है, और इसलिए आप इसको यदि बढ़ाएंगे तो देश तरक्की करेगा। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, आप इसका ध्यान रखें। और मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। ये बता दें कि ये महायुद्ध आप लोग अपने मन से नहीं आए हैं। करीब यूपी में कितने 200 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद को, पूरे भारत में शायद 200 मेडिकल आयुर्वेद के कॉलेज है। आपको यहाँ आप खुद चुन के नहीं आए हैं, आपको गोरखनाथ भगवान बुला के लाए हैं, तो आपको उतना ही ऋणी होना पड़ेगा उनके लिए। तो गोरखनाथ भगवान ये नहीं कहते कि आप पूजा करो उनकी। हमारे पूजा पद्धति बहुत सिंपल है, एक दिया जला दो तो पूजा हो जाती है, दिया भी नहीं है तो एक धूनी लगा लो वो भी पूजा हो जाएगी। पूजा आपको करनी है पढ़ाई की, और इतनी पढ़ाई करनी है, इतना ज्ञान लेना है कि आप किसी चीज को बदल सके।
आपको दिशा बदलने के लिए गुरु गोरखनाथ भगवान ने भेजा है, जो कि आपसे हम करवाएंगे। और हमारे जो फार्मेसी के बच्चे हैं वो भी गुरु गोरखनाथ की कृपा से यहाँ पर आए हैं। अदरवाइज जो पिछले 1 महीने के अंदर जो उसका नोटिफिकेशन आया है और 1 महीने के अंदर सारे बच्चे आ गए, तो ये भी गुरु गोरखनाथ की कृपा है। तो हमें आप सब लोग हमेशा इनोवेशन के तैयार रखें, जो भी मन में आता है आपके सोचने के, जैसे कि आप दुनिया को ठीक कर सकें, आप बोलेंगे तो हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़े मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। Moving further, I invite Abhinav Tiwari on the stage to mesmerize us with his melodious voice. तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। परमात्मा का स्पर्श हो, राधे परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत तुम राधे, तुम ही संगीत हो। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझ में धड़कती हो तुम ही, मुझ में धड़कती हो तुम ही, तुम दूर मुझसे हो कहाँ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत तुम राधे, तुम ही संगीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। थैंक यू। Thank you, Abhinav, for your mesmerizing words. Now I invite Professor Dr. Shashikant Singh from Faculty of Pharmaceutical Sciences, Mahayogi Gorakhnath University, Gorakhpur. Sir, I request you to enlighten us with your generous words.
सर्वप्रथम मैं शिव अवतारी बाबा गोरखनाथ के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूं, जिनके आशीर्वाद से यह विश्वविद्यालय शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। मेरा दूसरा प्रणाम ज्ञान की देवी मां सरस्वती के चरणों में अर्पित करता हूं। मेरा अगला प्रणाम मां भारती के चरणों में मां भारती को प्रणाम करता हूं। जैसा कि अभी छात्राओं ने एक गीत भी गाया मां भारती के लिए, जननी जन्मभूमश्च सर्वगाधिपति करी से, जननी जन्मभूमि सबसे बढ़कर होती। मंच पर उपस्थित माननीय कुलपति जी डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर GS तोमर जी, गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के प्रधानाचार्य डॉक्टर मंजुनाथ जी, मंच पर उपस्थित पीयूष वर्षा जी, आप सभी को सादर प्रणाम। इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, कुछ पेरेंट्स भी बैठे हैं यहाँ पर, हमारे संकाय के एलाइड साइंस के डीन सुनील जी, हमारे एग्रीकल्चर के डीन विमल जी और सभी प्रबुद्धजनों को मैं उनका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस सर्व शिक्षा की राजधानी महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की तरफ से नव आगंतुक छात्रों का, जो कि आयुर्वेद के छात्र हैं, डी फार्म के छात्र हैं, उन सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए हैं, ये बड़े गर्व की बात है। हमें भी इस देश के भविष्य को संवारने का मौका मिला है, ये हमारे लिए भी गौरव का विषय। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कुछ लाइनें हैं, एक लाइन के साथ अपने मैं वक्तव्य की शुरुआत करूंगा। सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जिन्हें पूरा किए बगैर नींद ना आए। आप खुली आंखों से सपना देखिए और उसे साकार करने के लिए समर्पित हो जाइए। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। इसी भाव से आप अपने आने वाले 4 साल को अपनी शिक्षा के प्रति समर्पित कर दीजिए। जिसकी श्रद्धा पक्की है, संकल्प दृढ़ है, मन में स्वार्थ नहीं है, केवल ध्येय के लिए आगे चल रहे हैं, उनको सफलता मिलनी ही मिलनी। आप इस सर्व शिक्षा की राजधानी महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि जो शिक्षा आप यहां से प्राप्त करेंगे उसी से आपका मान होगा, आपके माता पिता का सम्मान होगा। हम एक छोटी सी कथा इस पे सुनाते हैं। हम एक शिक्षक रहे हैं, शिक्षक होने के नाते हम बच्चों को समझाने के लिए छोटी छोटी स्टोरीज का सहारा लेते हैं, छोटी छोटी कथाओं का सहारा लेते हैं। हमारे गांव में, हमारा गांव बहुत पिछड़ा इलाका है, मऊ का एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक तालाब हुआ करता था जिसकी मिट्टी बहुत अच्छी थी। वहां से सारे कुम्हार उस मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए उस तालाब की मिट्टी को खोद के ले जाया करते थे, और उस वक्त ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था, इसलिए वहां पर गधे यूज किए जाते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एक बार कुम्हारों ने खोदते खोदते एक बहुत सुंदर सी मूर्ति उनको मिल गई। सुंदर सी मूर्ति मिली तो उन्होंने उसको साफ किया और गधे पे रख के गांव में ले गए। गांव में ले जाने के बाद जिसके दरवाजे पे जाते वो उसकी पूजा करता था, उस पर कुछ चढ़ावा चढ़ाता था और गधे को भी कुछ मिठाई, फल, प्रसाद खिला देता था। तो गधे को लगा कि आज तो बड़ी सेवा हो रही है मेरी। फिर उस मूर्ति को मंदिर में प्रतिष्ठापित किया गया और फिर अगले दिन गधे ने सोचा आज हम फिर चलते हैं। वो फिर गया गांव में, जिस घर के सामने भी जाता था उसको लोग दुत्कार के भगा देते थे। उसने सोचा कल तो हमारे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया जा रहा था, आज हमें सभी भगा दे रहे हैं। तो उस गधे का कोई मान नहीं था, उसके ऊपर जो मूर्ति रखी थी उसका मान था। इसी प्रकार से हमारे मेहनत के बाद, परिश्रम के बाद जो आप 4 साल के बाद डिग्री लेंगे, मान उसका रहेगा।
हमारा आपका कोई मान नहीं है, हम सभी साधारण लोग हैं, लेकिन जो हम अर्जित करते हैं शिक्षा के माध्यम से, मान उसी से समाज में बनता है। हम इस प्रकार शिक्षित हों कि समाज हमें याद रखे, इस महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय को याद रखे। आयुर्वेदिक कॉलेज यूपी में बहुत है, इंडिया में बहुत है, फार्मेसी कॉलेज भी बहुत है, लेकिन हमें इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करनी है कि जब भी आयुर्वेदिक कॉलेज का नाम आए और फार्मेसी कॉलेज का नाम आए, तब लोग महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय को याद करें। सबसे पहले ध्यान में यह यूनिवर्सिटी आए। जैसे कि युद्ध तो बहुत सारे हुए, अनेकों युद्ध हुए, लेकिन राम रावण का युद्ध सबको याद रहता है। उसी तरह हम लोगों को इस तरह की शिक्षा प्राप्त करनी है। इस महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में आपको विश्व स्तरीय शिक्षक मिलेंगे, जैसा कि हमारे जनरल साहब ने बताया, विश्व स्तरीय शिक्षक मिलेंगे। शिक्षक एक मूर्तिकार की तरह होता है। मूर्तिकार को पत्थर की शिला में एक मूर्ति दिखाई देती है, वो उस शिला से अनवांटेड पत्थरों को छेनी हथौड़ी के माध्यम से छाट देता है और सुंदर सी प्रतिमा बाहर निकलती है। उसी तरह हमारे शिक्षक भी आप लोगों के जीवन में जो अपव्यय हैं उनको छाट देंगे, छेड़ी हथौड़ी से नहीं छाट देंगे, चिंता मत करिए आप, और आपको एक बहुत अच्छा परिपक्व नागरिक बनाएंगे। आपको हर आयाम में अपने आप को परिपूर्ण करना होगा, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे डिबेट हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटी हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, कंप्यूटर नॉलेज हो, कल्चरल एक्टिविटी हो, पॉलिटिक्स हो। पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति से नहीं, लीडरशिप क्वालिटी से है। यहाँ पर आपको अपने व्यक्तित्व को अपने व्यक्तित्व के हर आयाम को निखारने का पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि आजकल के मॉडर्न युग में पूर्णता को ही स्वीकार्यता मिलती है। आपने देखा होगा खंडित मूर्ति की हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है। कोई मूर्ति जिसका कान टूटा हो, जिसका हाथ टूटा हो, जिसका पैर टूटा हो, आप उसको प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। हमेशा जो परिपूर्ण मूर्ति होती है उसी की पूजा की जाती है। हम सभी, चाहे आयुर्वेदिक के बच्चे हों, चाहे फार्मेसी के बच्चे हों, सभी सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। आपको आगे चल के एक देशभक्त की तरह समाज और देश की सेवा करनी है। अभी विगत 1.5 महीने पहले मैं बनारस में था, 15 अगस्त का दिन था, तो मुझे हमारे संगठन ने कहा कि एक गांव में एक विद्यालय में जाना है, वहां पे आप जाके जरा बच्चों को कुछ अपना उद्बोधन दे दीजिएगा। हमने कहा ठीक है। मैं उस गांव में गया। जब सभा प्रारंभ हुई तो वहां पे 2-3 टीचर थे और 40 विद्यार्थी थे, कक्षा 8 तक के विद्यार्थी थे। मैंने उनसे पूछा कि आज 15 अगस्त का दिन है, कुछ देशभक्तों के नाम बताइए। उसमें से एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, उसने कहा सुभाष चंद्र बोस। हमने कहा बहुत अच्छे, बैठिए। दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, खुद्दीराम बोस, बहुत अच्छा। रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह, सरदार पटेल, इन सभी महापुरुषों का नाम बच्चे लेने लगे। बच्चों की अच्छी शिक्षा हुई थी, महापुरुषों के नाम पता थे उनको। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात थी, एक भी बच्चे ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि मैं देशभक्त हूं। जिन लोगों के नाम लिए गए, सरदार भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, सभी को मरे हुए किसी को 80 साल हो गए, किसी को 85 साल हो गए। इसमें कोई संशय नहीं है कि सरदार भगत सिंह देशभक्त थे। इसमें कोई संशय भी नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे। क्या इतने लंबे कालखंड में हमारा देश देशभक्तों के अभाव में रहा? ऐसा नहीं था। देशभक्त हुए, लेकिन उस अनुपात में नहीं हुए जिस अनुपात में होना चाहिए था। आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। एक बार विवेकानंद जी जापान में ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन में। उनको कुछ फल चाहिए थे, तो वो रेलवे स्टेशन पर निकले और फल देखने लगे, तो फल की दुकान नहीं मिली। जापान में ऐसी व्यवस्था है कि वहां पर रेलवे स्टेशन पे कोई वेंडर नहीं होता है, विक्रेता नहीं होता है। तो वो जो स्टेशन से अंदर आए ट्रेन में, और उन्होंने कहा कि जापान में फल नहीं मिलते, फल नहीं होते हैं। एक जापानी को ये बात सुनाई पड़ी, उससे बड़ा दुख हुआ कि कोई बाहरी व्यक्ति हमारे देश के बारे में ऐसा कह रहा है। वो अगले स्टेशन पे गया बाहर, और वो एक फल का टुकड़ा ले आके स्वामी जी के पास, विवेकानंद जी के पास रख दिया उसने। उन्होंने कहा देखिए यहाँ पर फल होते हैं, लेकिन स्टेशन पे बेचने की व्यवस्था नहीं है। तो स्वामी जी उसको पैसे देने लगे, तो उसने मना किया कि पैसे यही हैं कि आप अपने देश जाके ये मत कहिएगा कि हमारे देश में फल नहीं होते। ये उस जापानी की देशभक्ति थी।
जब विवेकानंद जी ट्रेवल कर रहे तो देखे कि एक जापानी व्यक्ति अपने सुई धागे से ट्रेन की सीट सिल रहा है। वो उसके पास गए, उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? उसने बताया मैं शिक्षक हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी कहा ये आपका काम है क्या? उन्होंने कहा ये मेरे देश की रेल है, मैं इससे रोज ट्रेवल करता हूं। कल मैं शाम को जाते वक्त देखा इसकी सीट फटी हुई थी। रेलवे कर्मियों के संज्ञान में ये बात पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए मैं आज अपने घर से सुई धागा ले आके इसको सिल रहा। तो उस जापानी की देशभक्ति है कि वो अपने देश के किसी भी संपत्ति को खराब नहीं करना चाहता, उसको खराब होता नहीं देखना चाहता। एक बार विवेकानंद जी अपने भारत से कानपुर लखनऊ के बीच में मलिहाबाद पड़ता है, वहां पर एक बहुत अच्छा मलिहाबादी आम होता है, आप लोगों को बहुत पता होगा। वो आम लेके जा रहे थे जापान में, तो इंडिया के कस्टम वालों ने तो छोड़ दिया कि भाई इसमें ना तो अमोनियम नाइट्रेट है, ना आरडीएक्स है, ना पिक्रिक एसिड है, आप ले जा सकते हैं। लेकिन जब जापान के कस्टम अधिकारियों ने देखा तो उन्होंने कहा विवेकानंद जी, स्वामी जी, ये आम नहीं जा सकता आप हमारे देश में। उन्होंने कहा क्यों भाई, इंडिया के कस्टम वालों ने तो छोड़ दिया। नहीं, वो उनकी व्यवस्था होगी लेकिन हम इसे नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आप इस आम का क्या करेंगे? तो उन्होंने बताया कि हम इस आम को अपने अनुयायियों को खिलाएंगे, जापान के कुछ बौद्ध भिक्षुक हैं, अनुयायी हैं, उनको खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आम नहीं जा सकता। तो विवेकानंद जी ने पूछा कि क्यों नहीं जा सकता? उन्होंने कहा ये आम इतने अच्छे होते हैं मलिहाबाद के कि जब ये आम मेरे देश में जाएंगे और मेरे देश के नागरिकों के मुंह में लगेंगे तो मेरे देश के नागरिक जापान सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे कि ये आम भारत से निर्यात किया जाए, आयात किया जाए सर। इसलिए, और मैं नहीं चाहता कि हमारी सरकार, हमारी जापान की सरकार मजबूर हो भारत सरकार के सामने झुकने के लिए, आयात करने के लिए, इसलिए ये आम नहीं जा सकते। इन बातों से मैंने ये बताने की कोशिश की कि अब आप देख लीजिए जापान की भौगोलिक दशा दिशा है। जापान के अंदर एटॉमिक अटैक हुआ, हर साल सुनामी आती है, तूफान आते हैं, जलजले आते हैं। जापान इन सब के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो दुनिया में सिरमौर बना खड़ा हुआ है, क्योंकि वहां का हर एक व्यक्ति देशभक्ति से ओतप्रोत है। देशभक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको एसएलआर दे दी जाए और आप पड़ोसियों के बॉर्डर पे तैनात कर दिए जाएं और वहां पे गोलियां चलाएं। इसे देशभक्ति कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही देशभक्ति की परिभाषा है। देशभक्ति की परिभाषा ये है कि शिक्षक का काम है पढ़ाना, वो अच्छी तरह पढ़ाए, उसी में उसकी देशभक्ति है। आप विद्यार्थी हैं, आपका काम है अच्छी तरह पढ़ना, अच्छी तरह शिक्षा लेना, ये आपकी देशभक्ति है। इस विद्या के मंदिर में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप मांगने के लिए भगवान के मंदिर में जाते हैं। भगवान के मंदिर में एक करोड़पति भी भिखारी होता है, वो भी कुछ ना कुछ मांगने जाता है। आप भगवान के मंदिर में जाके मांगते हैं हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाए, हमारे पास बहुत बड़ा घर हो जाए, बहुत बड़ी गाड़ी हो जाए, बहुत सारा बैंक बैलेंस हो जाए, स्विट्जरलैंड में हॉलिडे हो जाए। लेकिन वो सब भगवान के मंदिर से नहीं मिलेगा, इसी विद्या के मंदिर से मिलेगा। जब आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करके यहाँ से निकलेंगे तो आपको ये सारी चीजें यहाँ से मिलेंगी। आप अपने आने वाले वर्षों में इसको अर्जित करेंगे। तो एक बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, मैं अभी अपने फार्मेसी के बच्चों के एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने देखा कि हमारे बच्चे 18 से 20 साल की उम्र के बीच के हैं। हमने देखा कि जब वो फार्मेसी कर चुके होंगे 4 साल की, तो वो 24 साल के हो जाएंगे, और 24 साल के होने के बाद उनकी रिटायरमेंट एज प्राइवेट सेक्टर में 64 साल 65 साल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होती है, यानी 40 साल की अभी आपकी लाइफ है। अगर 4 साल की मेहनत से आगे आने वाली 40 साल की लाइफ बेहतर हो सकती है, तो इससे सस्ता सौदा तो कोई हो ही नहीं सकता। सिर्फ 4 साल आपको कड़ी मेहनत करनी है और इस 4 साल के बाद आपकी 40 साल की लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। हम सभी को, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि हम सभी विधाओं को एक साथ मिलकर आगे चलना है, हम सभी को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं नहीं हम, ऐसा भाव होना चाहिए। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि जब मैं ये प्रपोजल लेके आपके डॉक्टर मंजुनाथ जी के पास गया कि हम दोनों लोग एक साथ क्यों नहीं अपना इनॉग्रल फंक्शन कर लेते हैं, तो मंजुनाथ जी ने
बिना समय गवाए हुए इसकी परमिशन दे दी। हमारे आदरणीय माननीय वीसी साहब ने भी इसकी परमिशन दे दी। तो ये दिखाता है कि हमको साथ मिलके चलना चाहिए, हमें मैं से नहीं हम के भाव से आगे चलना चाहिए। आपने पौराणिक कथाओं में सुना होगा, कर्ण जो था वो दानवीर कर्ण था। उसको भगवान ने आके बताया कि इंद्र देवता आपके पास भेष बदल के आएंगे और कहेंगे अपना कवच कुंडल दे दीजिए, लेकिन वो आपकी रक्षा करेगा युद्ध में। लेकिन कर्ण मैं से ग्रसित था कि नहीं, मैं दानवीर कर्ण हूं, मुझसे जो सवेरे के वक्त प्रभात में मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। वहीं दूसरी तरफ युधिष्ठिर को देखिए, युधिष्ठिर सत्यवादी थे, हमेशा सत्य बोलते थे, झूठ कभी नहीं बोलते थे, धर्म का पालन करते थे, धर्मराज युधिष्ठिर थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारी सेना, जब आचार्य द्रोण प्रधान सेनापति थे कौरवों की सेना के, तो पूरी सेना का नरसंहार हो रहा था। तो कृष्ण जी ने आके कहा युधिष्ठिर से कि अगर इसी तरह आचार्य द्रोण नरसंहार करते रहे सेना का, तो 2 दिन के अंदर ये धरती वीरों से खाली हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर को बताया गया कि आपको ये कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने इस मैं की परवाह न करते हुए समाज को साथ लेके चला कि सब जिंदा रहेंगे तभी तो समाज चलेगा। उसकी परवाह न करते हुए उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि वो धर्मराज थे, वो सत्यवादी थे। आचार्य द्रोण को अगर कंफर्म करना होगा तो युधिष्ठिर के पास आएंगे कंफर्म करने के लिए कि क्या वास्तव में अश्वत्थामा मारा गया। तब उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं जानवर। ये शब्द थोड़ा वाक्य थोड़ा धीरे से बोला, तब तक कृष्ण जी ने शंख बजा दिया। तो इस छोटी सी कथा के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी लोगों को फार्मेसी संकाय, एलाइड साइंसेज, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल, आयुर्वेदा, सभी को साथ मिलकर चलने की आवश्यकता है। एक ऋग्वेद में श्लोक भी है, संगच्छोदम संवदत्वम संभो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। आप सभी अभी अपने घर से आए हैं, मदर लैब से निकल के आए हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकल के आए हैं। यहाँ पर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये परिश्रम की भूमि है। कभी लाइट नहीं रहेगी, गर्मी लगेगी, कभी पंखा नहीं चलेगा, कभी सर्दी रहेगी। इन सब चीजों से विचलित नहीं होना है। जीवन है तो कठिनाइयां तो रहेंगी ही, वरना जीवन के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता है। फार्मेसी संकाय यहाँ पर पहली बार हम लोगों ने शुरू किया है। आप सभी फार्मेसी के विद्यार्थियों को एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करना है, ताकि आने वाली जनरेशन उन पर चल सके। आपको पद चिन्हों पे चलना नहीं है, पद चिन्ह बनाने हैं। आप इस संस्था के संस्थापक छात्र कहे जाएंगे, इसलिए आपको अपने आचरण में उत्कृष्टता हमेशा रखनी है। आप सभी को एक बार फिर हृदय से, हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। Thank you, sir. Now I invite our Associate Professor of Kriyasari Department and the Coordinator of Wagbhat Batch, Dr. Piyush Varsha ma'am, for vote of thanks. Good afternoon to one and all. So I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion of inauguration of transitional curriculum of BMS batch 2023-24 Wagbhat batch and induction program of first batch of B Pharma and D Pharma. First and foremost, I thank our special chief guest, Professor Dr. G.S. Tomar sir, former principal and dean, Government Ayurvedic College, Handia, for his gracious presence on this occasion. Sir, मैं आशा करती हूँ कि आपका मार्गदर्शन हमें आगे भी प्राप्त होता रहे, हमें हमारे विद्यार्थियों को। I also express my heartfelt thanks to our respected Vice Chancellor MGUG
Major General Dr. Atul Vajpayee sir for his presence and blessings. Thank you, sir. We are grateful to our respected Registrar Sir, Mahayogi Gorakhnath University, Dr. Pradeep Rao Sir, for his continuous guidance and encouragement. I also thank respected Dr. Manjunath Sir, Principal GGIMS Ayurveda College, for his continuous support to our faculty and students. I congratulate Dr. Shashikant Singh, Principal, Faculty of Pharmaceutical Sciences, MGUG, for first batch of B Pharma and D Pharma. And thank you, sir, for your gracious presence. I also thank respected Dean of Agriculture Sciences, Dr. Vimal sir, and Dean Allied Health Sciences, Dr. Sunil Kumar Singh sir, for taking out time to bless the newcomers. My heartfelt thank you to all the HODs and faculty for their valuable contribution and encouragement in all our efforts. I thank the member of media and IT who worked behind the screen and covering the whole event. Thank you. I also thank the parents and guardians present over here. Thank you very much to one and all. I owe my special thanks, gratitude to the non-teaching staff who worked hard for the success of this occasion. Thank you to all the members of organizing committee for your cooperation for this event. And many congratulations and welcome to third batch of BMS students and first batch of B Pharma and D Pharma students. On behalf of our Mahayogi Gorakhnath University, I wish you all the best for your coming future. Last but not the least, I thank our beloved students of Charak and Shushruth batch for your continuous support in organizing this event. Thank you very much. Thank you all. Thank you, ma'am. This marks the end of this splendid event, and I hope you all are inspired by the motivating words of our guest. I request Vande Mataram girls to come on the stage. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Malayaj Sheetalam, Shashya Shamalam, Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Subra Josna Pulkit Yamini, Kulla Kusumita Drumadal Shobhini, Suhashini, Sumadhur Bhashini, Sukhdam Vardam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Koti Koti Kantha Kal Kal Ninad Karale, Koti Koti Bhujayan Ghar Ghar Wale, Abla Kinma Hit Bale, Bahubal Taranim, Namami Taranim, Ripudal Varanim, Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।